अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूएमटी के लेमन आई पॉडकास्ट के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इरम फारूक। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सस्टेनेबल डाइट एंड वेट लॉस। ऐसी डाइट जो ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए अच्छी है बल्कि ऑब्वियसली हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है। आज हमने जिन गेस्ट को अपने शो पर दावत दी है वो एक प्रोफेशनल डाइटिशियन है। करंटली हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल के साथ काम कर रही हैं। 2022 में यहाँ से उन्होंने अपनी डॉक्टर ऑफ डाइटिशियन की डिग्री ली और अब यहाँ से एमएससी कंटिन्यू करें। सो प्लीज़ वेलकम आवर एस्टीम्ड गेस्ट मिस समरा तारिक। अस्सलाम वालेकुम मिस समरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट्स ऑन एन ऑनर फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। हाउ डू यू फील कमिंग टू यूएमटी? इट्स ऑलवेज एन ऑनर फॉर मी क्योंकि यूएमटी ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया था जिस वजह से मैंने इतनी ग्रोथ की है और प्रोफेशनली अपनी फील्ड में मैं काफ़ी आगे बढ़ी हूँ। तो एक क्रेडिट यूएमटी को जाता है कि इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी, एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं फर्दर इन फ्यूचर डिफरेंट तरह के अपने गोल्स को अचीव कर सकूँ। ये हमारे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात होती है बिकॉज मैं जब आपकी प्रोफाइल को स्टडी कर रही थी, आई हैव सीन यू बीन डूइंग सो वेल इन योर करियर पाथ्स। आप बहुत सी जगहों पे एज अ गेस्ट लेक्चर्स वगैरह भी दे रही हैं, स्टूडेंट काउंसलिंग पे भी काम कर रही हैं। सो मुझे ये बताइए कि आपका हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में वर्क एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? बेसिकली इट्स बीन लाइक 3 years मैं हमीद लतीफ़ में एज ए डाइटिशियन प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि हर एक दिन मेरे लिए एक नई चीज़ सीखने को मिलता है। लाइक हम थोरेटिकली डिफरेंट चीज़ें स्टडी करते हैं लेकिन जब हमें पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना होता है विद मल्टीपल डिसऑर्डर्स, तो हमें हर एक पेशेंट एक नया सबक और एक नया लेसन लाजमी देता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत आपकी कि मेरे पैशन को एक नया रास्ता मिला है जिसमें मैं ग्रो भी कर रही हूँ और मैं मतलब पेशेंट्स के सीख भी रही हूँ और उसको फर्दर इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ। तो नो डाउट मेरे लिए हमीद लतीफ़ का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। डिफरेंट कंसल्टेंट्स के साथ काम करके आपको डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज मिलती है और जो कि इवन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी करियर में ये एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है। तो यूएमटी एंड हमीद लतीफ़ बोथ आर लाइक आप अगर कह लें कि लर्निंग के लिए बहुत अच्छी प्लेसेस रही हैं मेरे लिए। तो आपको किस तरह के चैलेंजेस केसेस डील करने पड़ते हैं? ऐसा कोई केस जो आप चाहें हाईलाइट करना हमारे इस प्लेटफॉर्म से? डिफरेंट केसेस थे, अगर कुछ ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं क्योंकि डाइटिशियन के लिए फूड पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक मैं आईपीडी में प्रैक्टिस कर रही हूँ इन पेशेंट डाइटिशियन के तौर पे, जिसमें पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। देन फर्स्ट डे से लेके टिल पेशेंट के डिस्चार्ज तक हम उनकी डाइट को प्लान करते हैं। लाइक पेशेंट किस तरह अपनी कैलोरीज भी मेंटेन करे डिफरेंट डिजीज़ और सर्जरीज़ के साथ। तो ऐसे सिनेरियोज भी आते हैं कि सम टाइम कुछ ऐसे पेशेंट्स जो हैं कंडीशंस के साथ आते हैं, कुछ सुसाइडल अटैम्प्ट्स होती हैं या पेशेंट जो होता है वो एनोरेक्सिक होता है और वो खा नहीं रहा था। सुसाइडल अटैम्प्ट्स में तो हमारे पास पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि जिनकी एसोफेगस जो है प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही होती। देन फिर उनको ट्यूब फीडिंग की तरफ हम लेके जाते हैं। डिफरेंट उनके पैक ट्यूब होती है, एनजी ट्यूब्स होती हैं। उन ट्यूब फीडिंग के साथ हम उनकी कैलोरीज को दोबारा बिल्टअप करते हैं। देन वो फर्दर एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आते हैं। तो ऐसे सिनेरियोज भी हमारे पास आते हैं। बहुत क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं जिनकी हमने डाइट मैनेज करनी होती है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके चलना होता है। तो ये काफ़ी एक चैलेंजिंग काम होता है हमारे लिए। मिस समरा, ये बहुत एक हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आई नोटिस कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपने करियर को लेकर। मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या मोटिवेशन थी? आपने शुरू से ही डाइटिशियन बनने का प्लान किया हुआ था, माइंड में था, या फिर किसी शख्स से या किसी चीज़ से आपको इस हवाले से मोटिवेशन मिली थी? बिल्कुल, पहले ही तो मेरा गोल MBBS था, लेकिन MD कैट में क्योंकि मैं जो मेरा टारगेट था मैं उसको नहीं अचीव कर पाई। देन फर्दर मैंने एक फील्ड देखी कि जिसमें मैं पेशेंट के साथ कम्प्लीटली इंटरेक्ट कर सकूं। बेसिकली मेरा फोकस था कि मैं एक ऐसी फील्ड में आऊं जहां मुझे पेशेंट्स के साथ एक तो डायरेक्टली इंटैक्ट रहूं, उनसे कांटेक्ट करूं और मुझे पता चले कि हीलिंग जो है, क्योंकि अगर आप देखें, आप जब क्लिनिकल लाइफ में आते हैं तो पेशेंट की हीलिंग के साथ साथ आपकी खुद की हीलिंग हो रही होती है। तो मैं एक ऐसी फील्ड चुनना चाह रही थी कि जिसमें मेरा पेशेंट इंटरेक्शन भी हो एंड देन उनकी रिकवरी के लिए मैं कुछ ना कुछ काम वगैरह कर सकूं। देन मुझे ये फील्ड बहुत अच्छी लगी। देन आई गेस आई वाज इन माय 3rd सेमेस्टर जब से मैंने अपनी ट्रेनिंग्स, इंटर्नशिप सब चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। देन डिफरेंट मेडिकल कैंप्स वगैरह मैंने जो है उनमें परफॉर्म किया है। उसमें फिर बहुत लर्निंग होती है एंड आफ्टरवर्ड्स लाइक आई वाज इन माय लास्ट सेमेस्टर जब मुझे जॉब ऑफ़र हुई थी, मेरी रिसर्च अभी चल रही थी।
तो ये सारी चीज़ों ने ही मुझे इतना पैशनेट रखा। कंसिस्टेंसी के साथ फिर मैंने अपने जितने भी गोल्स थे उनको अचीव करना स्टार्ट किया। So that's really lovely. You are truly an inspiration for many. मुझे ये बताइए कि अब हम थोड़ा टॉपिक की तरफ आते हैं। सस्टेनेबल डाइट है क्या? मतलब ऑब्वियसली वर्किंग लोग हैं, मतलब अगर अपनी भी बात करूँ, द डे इज़ वेरी बिजी, तो आप जो है उस तरह से अपनी टेक केयर नहीं कर पा रहे होते, एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं मिल रहा, तो हमें ऐसी कौन सी हैबिट्स अडेप्ट करनी चाहिए जो एक सस्टेनेबल डाइट जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी रहे? अच्छा, उसमें जैसे अभी आपने बात की कि वर्किंग वेमेन या वर्किंग मैन जो इस डिफरेंट प्रोफेशंस में काम करें, उनके लिए 9 to 5 8 to 4 जॉब में एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर से दूर होते हैं, ऑफिस में ये होता है कि वर्क के साथ साथ उन्हें चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं। तो पाकिस्तान में एक कॉमन प्रैक्टिस होती है कि ऑफिसेज में चाय एंड बिस्किट्स एंड चाय एंड केक, इस तरह के ट्रेंड्स काफ़ी होते हैं। उससे ये चीज़ होती है कि ब्रेकफास्ट के बाद वो चाय बिस्किट, देन रात का डिनर, तो ओवरऑल जो कैलोरिक इनटेक होता है उनका वो काफ़ी हद तक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लो कैलोरिक डाइट पे होते हैं, जिस वजह से वेट गेन करने के चांसेस होते हैं। सो यही सजेशन है कि वो अपनी कैलोरीज काउंट करें कि उन्हें पूरे दिन में इतनी कैलोरीज लेनी है, देन मेंटेनेंस कैलोरीज लेंगे तो ऑफिस वर्क में भी प्रॉपरली परफॉर्म कर सकेंगे, एंड आफ्टरवर्ड्स अपनी लाइफ में अगर उनका गोल होगा एक स्पेसिफिक वेट का तो वो भी इजीली अचीव कर पाएंगे। ओके। सो इसके लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि उनको आइडिया हो कि वो जो चीज़ खा रहे हैं उनकी हेल्थ के लिए कितनी बेनिफिशियल है। एंड स्पेशली एक और चीज़ के ड्यू टू वर्क लाइफ ब्रेकफास्ट स्किप किया जाता है। मैं इसी सवाल पर आने वाली थी कि ब्रेकफास्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोग, इवन मैं खुद भी, मॉर्निंग में सिर्फ चाय का कप, तो आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड हैबिट। आई विल से दैट ही है। तो ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो अगर हम देखें कि हमारी 8 to 10 आवर्स की अगर स्लीप है, 6 to 8 आवर्स जितनी भी आप नींद अपनी पूरी कर रहे हैं, वो एक तरह की आपकी एक फास्टिंग विंडो होती है। और उसके बाद आपको मॉर्निंग में एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, ऐसा ब्रेकफास्ट जिसमें प्रोटीन एंड कार्ब्स बैलेंस हो और फैट कम से कम हो, ऐसा ब्रेकफास्ट आप लेंगे तो आप अपने नेक्स्ट जो है, अगर आप 6 to 7 आवर्स भी आपको काम करना पड़ेगा तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जीज का स्टोर होता है। इसी तरह जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, आइदर सिर्फ चाय लेते हैं, चाय से ये होता है कि उनकी हंगर सप्रेस हो जाती है। भूख नहीं लगती, तो फिर ये होता है कि नेक्स्ट लंच वो मज़ीद डिले हो जाता है। राइट। एंड देन अगर आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहे, उसके लिए भी ओवर यूज़ ऑफ कैफीन जो है वो भी इशू क्रिएट कर सकता है। सो ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मॉर्निंग में अगर बिल्कुल खाने का नहीं दिल का रहा, हेल्दी ऑप्शंस की तरफ आ जाएं, कुछ स्मूदीज़ बना लें, योगर्ट से रिलेटेड डिशेस बन जाती हैं वो आप ले सकते हैं, ओट मील की ऑप्शंस होती हैं, या एक 6 इंच का पराठा भी लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। राइट। बट ब्रेकफास्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर द होल डे एनर्जी। सो उसके बाद बेशक आप लंच या डिनर में से कोई एक चीज़ स्किप भी कर दें। नहीं, स्किपिंग मील मैं आई गेस बिफोर स्टार्टिंग माई डिग्री देयर वाज ए कोट जिसमें था, स्किपिंग मील इज़ द परफेक्ट रेसिपी फॉर वेट गेन। सो अगर आप अपना कोई भी मील स्किप करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और बीच में कोई अगर स्नैक्स भी ले रहे हैं हेल्दी फॉर्म में, अगर स्किप कर रहे हैं तो इससे आपका वेट गेन करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि उस टाइम पे कैलोरिक डेफिशिट आप चल रहे होंगे, कैलोरीज कम ले रहे होंगे, एपिटाइट और क्रेविंग्स आपकी इतनी इंक्रीज होंगी कि नेक्स्ट मील में आपका दिल करेगा कि आप फास्ट फूड अनहेल्दी ऑप्शंस को जल्दी से ऑप्ट करें। लाइक आपको फिर पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स, इन सारी चीज़ों की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होंगी। तो स्किपिंग मील अच्छी ऑप्शन नहीं है। आपको प्रॉपर अपने 5 to 6 मील्स एक दिन में लेने हैं, 3 मेजर मील्स एंड 2 to 3 स्नैक्स आर इनफ। ओके। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें अपनी डाइट से बिल्कुल ही स्किप आउट कर देनी चाहिए? मतलब दे आर नॉट गुड फॉर अस, दे आर पॉइजनस, हमारी उससे हेल्थ जो है वो डाउन हो रही होती है। देखिए, ओवर कंजम्पशन अगर किसी भी चीज़ की हो गई तो वो हमारे लिए पॉइजनस होगी। अगर हम शुगर्स एंड सॉल्ट्स की बात करें तो ये नेचुरली हमें अल्लाह ताला ने फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, हर एक में हमारे लिए शुगर्स हैं, सॉल्ट्स है, हर एक की अमाउंट मौजूद है। तो अगर हम अपनी डाइट से शुगर एंड सॉल्ट एंड देन अनहेल्दी जो फैट होता है, जो बार बार आप उसको ओवर कुक कर रहे हैं, ट्रांस फैट्स हैं, ये सारे अगर हम अपनी डाइट से निकाल देते हैं, नेचुरल फूड की तरफ आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चॉइस होगी। और डिफरेंट तरह की जो हेल्थ कंसर्न्स हैं हमारे, वो भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। ये भी एक रिसर्च है कि शुगर इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इट्स लाइक वी शुड क्विट इट। सो जो लोग शुगर ले रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेक होता है, मतलब मैंने अक्सर लोगों को देखा है चाय में भी ज़्यादा ले रहे होते हैं, या वट एवर बेबी मिल्क में। सो
what should they do, like how they can escape this use of sugar? अच्छा, ये है कि क्योंकि बचपन से एक आदत डेवलप हुई होती है लोगों में, समटाइम वीनिंग प्रैक्टिसेस, जब बच्चा लिक्विड मिल्क से सॉलिड की तरफ आता है तभी भी समटाइम्स मदर्स भी ये प्रैक्टिस करती हैं कि उनको दूध देते हुए कहती हैं कि माइट भी फीका होगा या बच्चा पिएगा नहीं, तो उसमें कुछ ड्रिंक्स वगैरह जामे शीरी शामिल कर दिया जाता है या शुगर शामिल कर दी जाती है। इन सब चीज़ों से ये होता है कि आप एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये एडिक्शन, ये क्रेविंग्स बचपन से स्टार्ट हुई होती हैं। इनको स्लो डाउन आप ऐसे कर सकते हैं, जहां आप दिन में 2 चम्मच ले रहे हैं, एक पे शिफ्ट हो जाएं और आहिस्ता आहिस्ता करके उसको क्विट कर दें। फ्रूट से हमें जो है, लेट्स सपोज अगर आप बात करें कि आप ब्रेकफास्ट में कुछ पोरेज या सीरियल्स की ऑप्शन ले रही हैं और आपको उसमें कुछ मीठा ऐड करना है, शुगर रिलेटेड कोई चीज़, तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि उसमें फ्रूट शामिल कर लें। फ्रूट्स की अपनी स्वीटनेस होती है, उसमें फ्रुक्टोज शामिल होता है, वो आप नेचुरल फॉर्म में ले सकते हैं कम अमाउंट में। तो इस तरह ये हो जाएगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो शुगर है उसको कट डाउन कर देंगे। अच्छा, अब एक और मसला है, बहुत से लोगों को वेट का इशू है। सो मैंने अक्सर लोगों में ये प्रैक्टिस भी देखी है कि वो उसमें मील स्किप करना शुरू हो जाते हैं। आई थिंक ये एक बहुत गलत हैबिट है। जैसे अभी आपने कहा कि हमें 3 टाइम पोर्शन वाला मील तो लाजमी लेना है। सो वेट लॉस के लिए आप क्या सस्टेनेबल डाइट हैबिट्स हमें सजेस्ट करेंगी कि वन शुड अडॉप्ट? अच्छा, उसमें ये है, अगर हम वेट लॉस की बात करें तो वेट लॉस जो है ना वो डिफरेंट फैक्टर्स के साथ हो रहा होता है। सिर्फ डाइट ही नहीं, आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। अगर आप लेट्स सपोज 3 मेन मील ले रहे हैं, 2 स्नैक्स ले रहे हैं, उसके साथ साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसके वाकई आपकी हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। अगर आप अपनी 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं और साउंड स्लीप है, उसके अलावा फ्लूइड, ये पानी एंड डिफरेंट तरह की ड्रिंक्स जो हैं, ठीक है, उसका प्रॉपर इनटेक है, आपका फ्लूइड कंटेंट ठीक से ले रहे हैं, देन फर्दर डाइट में सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं, स्ट्रेस नहीं है सच, ठीक है, समटाइम वर्क स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, जिस वजह से वेट लॉस करने में बहुत से इश्यूज आ रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम लाजमी फोकस कराते हैं कि अगर उन्होंने वेट लॉस करना है तो पहले उन फैक्टर्स को लाजमी देखें जिस वजह से उनका वेट गेन हुआ है। इधर हार्मोनल चेंजेस थी, लाइफस्टाइल ऐसा था, या कुछ डाइटरी पैटर्न्स ऐसे हैं। तो जैसे ही वो अपना ट्रिगरिंग फैक्टर को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह फिर फर्दर वो वेट लॉस की तरफ आ जाते हैं, जिसमें मील्स इंपॉर्टेंट हैं, हेल्दी मील्स, कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन का प्रॉपर बैलेंस एंड फ्लूइड का प्रॉपर बैलेंस, आफ्टरवर्ड स्लीप वगैरह जो है वो उनकी अच्छी होनी चाहिए। एंड आई थिंक आपको खुद से बिकॉज यू डोंट बिलोंग टू दिस फील्ड, तो आप बेहतर है किसी एक्सपर्ट की राय लें। खुद से हम जब एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू हो जाते हैं, इवन मैं सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ बहुत ट्रेंड्स चल रहे हैं, कीटो डाइट एंड ऑल दैट, तो जब तक आपको, क्योंकि मे बी एक्स के लिए वो चीज़ सूटेबल है बट वाई के लिए उसकी जो भी सारी हिस्ट्री है या प्रॉब्लम्स हैं उसमें वो सूटेबल नहीं होती है। अच्छा, एक नॉर्मल मतलब लाइक जो लाइफ रूटीन है उसमें अगर आपसे एक डाइट प्लान बनवाना हो तो वो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि मतलब क्या होना चाहिए? मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या चीज़ है, फिर लंच में अगर बीच में आपने कोई पोर्शन में कोई चीज़ लेनी है वो क्या होनी चाहिए? अच्छा, उसमें ये है कि डाइट प्लान जो होता है वो बेसिकली आपकी सारी हेल्थ कंसर्न्स पे होता है। आपके अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है एज सच, लाइफस्टाइल भी आपका अच्छा है, नॉर्मल बैलेंस डाइट आप लेना चाह रहे हैं, तो उसमें यही होता है कि आप जिस वक्त उठे हैं, लेट्स सपोज आप सुबह जो है वो 7 बजे उठ रहे हैं, तो विद इन 1 नेक्स्ट आवर आपने अपना मील लेना होता है। अच्छा, ठीक है? है, उसमें क्या हो सकता है? उसमें क्या हो सकता है, उसमें ये हो सकता है अगर आप पोरेज, ओट मील्स इस तरह के ऑप्शंस लेना चाहें तो हाफ कप उसकी क्वांटिटी, साथ में आप मिल्क भी आप प्रेफर करें कि फ़ैट फ्री मिल्क हो या रिड्यूस फैट मिल्क होना चाहिए। साथ में कोई फ्रूट्स हैं तो वो उसमें शामिल कर सकते हैं, नट्स शामिल किया जा सकते हैं। उसके अलावा जो नॉर्मली घरों में प्रैक्टिस हो रहा होता है कि मॉर्निंग में पराठा और उसके साथ कोई ना कोई चीज़, तो आप पराठा ले सकते हैं। आप कोशिश करें कि 6 इंच ले लें। नॉर्मली घर में जो पराठा बन रहा होता है वो 12 इंच तक होता है, 10 to 12 इंच। मैं आपको यहाँ कट करी हूँ। सर, मैंने ये भी प्रैक्टिस देखी है अपनी सराउंडिंग्स में, माय रिलेटिव्स एंड ऑल दैट, वो रात की पड़ी हुई चीज़, लाइक अगर पराठा रात बनाया था वो सुबह खा रहे होते हैं। सो इज इट डेंजरस टू ईट दैट? बिकॉज ऑब्वियसली उसमें ये होता है कि उसकी स्टोरेज कैसी रही है। फ्रेश चीज़ का ऑब्वियसली आपकी जो गट है, अगर आपकी गट हेल्दी है तो वो रात की चीज़ को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर पाएगी। पर्सन टू पर्सन गट हेल्थ वेरी करती है। कुछ लोग एक पुरानी चीज़ खाते हैं तो उनको लूज स्टूल स्टार्ट हो जाते हैं या एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, तो प्रेफरेबली फ्रेश फ्रूट्स,
फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश मील ही स्टमक लेना इश्यू हो जाता है चाहिए। कुछ लोगों बिल्कुल, स्टमक इश्यूज होते हैं, तो आप प्रेफर यही करें कि जो अभी खाना बना है तो नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स के अंदर उसको कंज्यूम किया जाए, ओके। ताकि उसकी प्रॉपरली, क्योंकि सीजन चेंज होता है, समटाइम हमारी स्टोरेज प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं होती, तो जिसमें फिर कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं। तो सुबह में अगर आप पराठा ले रहे हैं तो लेस ऑयल में बना हुआ पराठा आप ले सकते हैं, 6 इंच का ले लें, 8 इंच का ले लें, जो कि आपके ऑलमोस्ट इस हथेली के जितना बनता है, 6 इंच का, इतना आप ले सकते हैं, वो आपको इशू नहीं करेगा। राइट। और देन फर्दर आप नेक्स्ट स्नैक पे मूव कर सकते हैं, उसमें आप कोई सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं या कुछ नट्स ले सकते हैं। देन लंच में इसी तरह आपने अपनी प्लेट में ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स लाजमी हो, आइदर सैलड फॉर्म में हो या कुक्ड फॉर्म में लाजमी मौजूद हो, क्योंकि फाइबर हमारा जो इंटेक है जैसे जैसे वो कम हो रहा है, इसी तरह डिफरेंट इश्यूज फेस करने को मिलते हैं। साथ में आप चपाती लेना चाह रहे हैं, राइस लेना चाह रहे हैं, तो उसकी भी क्वांटिटी अगर आप सर्विंग्स की भी अगर हम बात करें तो 5 to 6 टेबल स्पून राइस की एक सर्विंग बनती है, और उससे ऑलमोस्ट आपको 80 to 100 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। तो आप हाफ कप राइस ले सकते हैं, साथ में गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन में हमारे पास एग्स की ऑप्शन है, चिकन की है, फिश की है, मटन की है, बीफ की है। इनकी क्वांटिटी डेफिनेटली आप डाइटिशियन से कंसल्ट करेंगे, क्वांटिटी आपकी वो लाजमी बैलेंस करेंगे कि आपकी बॉडी की नीड कितनी है एंड देन आपको कितना लेना है। देन फर्दर मूव करें इवनिंग में आप जो है अगर ग्रीन टी पीना चाहें, आप टी लवर हैं तो टी ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह के सीरियल्स वगैरह में कोई ऑप्शन, पॉपकॉर्न की ऑप्शन है, वो लेना चाहें वो ले सकते हैं। देन डिनर भी आपने थोड़ा लाइट ही रखना है, एक्सेसिव कैलोरीज डिनर में हम नहीं रिकमेंड करते, क्योंकि डिनर के बाद ये होता है कि 1 to 2 आवर्स के बाद यूजुअली लोग सो जाते हैं, तो जिस वजह से ये होता है कि फिर उनकी डाइजेशन मजीद स्लो डाउन होती है, तो फिर डिनर में जो है चपाती और साथ में कोई ऑप्शन आप ले सकते हैं। अच्छा, ये जो कैफीन वगैरह का यूज है या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, डज दे अफेक्ट आवर हेल्थ? उसमें कोई मतलब लाइक आपके वेट गेन का या कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स वो अक्सर होते हैं? बिल्कुल होता है। उसमें अगर आप ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं कैफीन की, और वो भी एम्प्टी स्टमक, तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज फेस करने को आपको मिल सकते हैं। अगर आप उसमें फुल फैट मिल्क डाल रहे हैं, वो आपको इशू कर सकता है। ये होता है कि आप वंस और ट्वाइस अगर ले लें, लाइक आप महीने में या हफ्ते में एक दफ़ा ले रहे हैं, तो उतना उसका इम्पेक्ट नहीं होता जितना आप डेली बेसिस पे ओवर कंजम्पशन करते हैं। आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो वंस ए वीक आप वो चीज़ ले सकते हैं। अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पे आते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स वंस ए मंथ आप लेना चाहें, और वो भी हाफ कप हाफ ग्लास लेना चाहें, उतना इनफ है। वो इतना ऐसा आपको इशू कॉज नहीं करेगा, लेकिन परसिस्टेंट यूज़ जो है वो डेफिनेटली हेल्थ पे डिफरेंट तरह के एडवर्स इफेक्ट कॉज करेगा। अच्छा, ये तो अब सारी हमने डाइट के कॉन्टेक्स्ट में क्या लेना चाहिए क्या लेना नहीं चाहिए वो बात कर ली। एक्सरसाइज का क्या रोल है, कितनी इंपॉर्टेंट है, और व्हाट इज़ द राइट टाइम? और अक्सर लोग मैंने देखा है जिम जा रहे होते हैं बट वो कंसिस्टेंट नहीं होते, या एक्सरसाइज अगर घर में भी करें तो कंसिस्टेंट नहीं है, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? एक्सरसाइज में कंसिस्टेंसी वाकई ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें यही है कि आपकी सबसे पहले आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि एनर्जी आप कितनी कैलोरीज कितनी ले रहे हैं और उसको कितना जो है कंज्यूम कर रहे हैं। इनपुट एंड आउटपुट अगर आपका बैलेंस होगा विद गुड अमाउंट, अगर आप 30 to 40 मिनट की डेली वॉक या जॉगिंग कर रहे हैं और कोई जिम ज्वाइन नहीं करे, तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। बट अगर आपने वेट लॉस करना है तो उसके लिए फिर आपको फर्दर जिम और फर्दर एक्सरसाइजेज लाजमी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने टारगेट वेट को अचीव कर सकें। एक्सरसाइज, उससे ये होता है कि एक्सरसाइज अगर हम माइंड पे भी बात करें तो बहुत ज़्यादा मेंटली भी आपको पीस देती है। अगर आप डिफरेंट एक्सरसाइजेज में वॉक में अपने आप को इंगेज रखते हैं तो फिजिकली भी फिट होते हैं, मेंटली भी आप फिट होते हैं। सो एक्सरसाइज डिफरेंट रोल्स आपकी लाइफ पे प्ले करती है। अच्छा मिस समरा, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जो लोग इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर वेरी पैशनेट, यू आर डूइंग योर वर्क वेरी वेल, एंड जैसे आपने कहा कि आपको अच्छा लगता है पेशेंट्स जो आपके पास आते हैं जब वो रिकवरी फेज़ की तरफ जा रहे होते हैं, आप नए आने वाले जो यूथ है उनको क्या सजेशंस देना चाहेंगी कि हाउ ऑनेस्ट टू दे शुड हैव टू बी इन फॉर दिस प्रोफेशन? सो व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस? उनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ, अपनी कॉलेज लाइफ में सोशली काफ़ी वो एक्टिव हो। डिफरेंट आपकी यूनिवर्सिटीज़ में सोसाइटीज़ होती हैं, क्लब्स होती हैं। अगर मैं UMT की बात करूँ
तो मैं यूएमटी हेल्थ क्लब की प्रेसिडेंट रही थी 2 साल। राइट। और उसमें यही था कि आप जब डिफरेंट इवेंट्स कंडक्ट कराते हैं, डिफरेंट गेस्ट्स को बुलवाते हैं, आप उनसे सीखते हैं और फिर आपको अपनी जर्नी में मज़ीद आप स्टेप्स लेना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमेशा फर्स्ट स्टेप बहुत मुश्किल होता है। आपको उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है और उसमें फ़र्स्ट स्टेप आप जब ले लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके लिए जर्नी और आसान हो जाती है। तो उसमें यही करें कि अपने आप को सोशली एक्टिव करें, डिफरेंट सोसाइटीज़ का पार्ट बने, डिफरेंट कैंप्स में एक्टिव हों, उससे उनकी लर्निंग भी होगी, उनके स्किल्स भी डेवलप होंगे। देन फर्दर मार्केट में जब भी वो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको अपनी डायरेक्शन पता होगी कि मुझे इस फील्ड को चुनना है या इस फील्ड को, क्योंकि ये डिग्री लेने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, आपने किस फील्ड में निकलना है। इफ़ दे आर मोर पैशनेट टुवर्ड्स क्लिनिकल सेटअप, तो उसमें यही है कि किसी सीनियर की जो है वो सुपरविजन में काम करें, उनसे सीखें एंड देन वो फर्दर फील्ड में आए। सो जॉब्स आर अवेलेबल, बट स्टिल उनकी स्किल्स लाजमी मैटर करते हैं कि स्किल्स जितने अच्छे होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब जो है वो सस्टेन करना उतनी ही इम्पॉर्टेंट होगी उनके लिए। मिस समरा, आप एम्फेसिस करिए स्किल्स पे। सो आई वांट टू नो ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो एक यंगस्टर जो इस फील्ड को ज्वाइन करने वाला है उसके पास होने चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली डिग्री तो ले ली है, बिल्कुल, तो ग्रेड्स की रेस है एंड ऑल दैट, बट व्हाट स्किल्स दे शुड वर्क ऑन कि आप एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकें, एक अच्छे डाइटिशियन बन सकें और मार्केट में ऑब्वियसली आपका एक अच्छा नाम है, बिकॉज वैसे तो आपको बहुत से लोग मिलते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी गुड इन योर फील्ड, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? उसमें हमारी फील्ड जो है वो एक तो उसमें क्लिनिकल आपका कितने स्किल्स हैं, क्लिनिकल स्किल्स में आपको पेशेंट डीलिंग कैसे आ रही है, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन कैसा है, उनके डायग्नोसिस को आप समझ पा रहे हैं या नहीं, देन उस पर फर्दर क्या आपका ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स होंगे। ओके, ये सब जो बेसिक स्किल्स हैं, ये जब वो इंटर्नशिप्स लेते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, इन सारी चीज़ों में स्किल्स आहिस्ता आहिस्ता उनके पॉलिश होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हमारी फील्ड ज़्यादा जो रिलाई करती है वो पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन पे करती है। कम्युनिकेशन स्किल्स इसी तरह ही आते हैं कि जब वो अपनी डिग्री जब अपनी कंप्लीट कर रहे होते हैं, डिफरेंट कैंप्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें एक मैथ्स आता है उनके पास, डिफरेंट सोसाइटीज़ से, डिफरेंट एरिया से लोग आते हैं, उनको डील करते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आता है कि मुझे पेशेंट के साथ, इवन जब पेशेंट हिस्ट्री का ही स्टेप आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाते हैं अपना, देन पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो ये सारे स्किल्स हैं जो उनको प्रैक्टिकल लाइफ में सीखने को मिलेंगे। उसके लिए अभी से अगर वो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस वगैरह, तो उनको काफ़ी हद तक उनकी स्किल्स इन्हेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इन शॉर्ट आपका मैसेज टू द न्यू whoever coming to this field यही है कि आप अपनी different trainings, different workshops के through, या maybe you can work as an internee with some professional, तो आप इस चीज़ को ज़रूर लेके चलें। बिल्कुल ऐसे ही। Thank you समरा, this was really lovely interaction with you. नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट सेशन पसंद आया होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, बिकॉज़ जब हम खुद एक अच्छी सेहत के साथ चल रहे होंगे तो हम अपने एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव रख सकेंगे। आज की पॉडकास्ट के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। थैंक यू सो मच।